वेलकम टू जीके क्लासेस। आज हम स्टैटिक्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, फिर चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर रेलवे के एग्जाम्स हो, वहां पर स्टैटिक्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस वहां पर अपलोड कर दूंगी। तो इसका लिंक जो है, मेरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको जो है डेली मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ जो है मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इसमें से जो चारों ऑप्शन है इसमें से गलत वाला कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा, यूनिवर्सल शर्करा, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा, शर्करा का मतलब होता है सुगर, फ्रूट सुगर या शहद की शर्करा, हनी सुगर कहा जाता है। एंड क्वेश्चन सी, गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा मतलब ब्रेन सुगर या फिर तंत्रिका शर्करा भी कहा जाता है। एंड डी, सुक्रोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ग्लूकोज होता है, ध्यान से देखिएगा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है? एक ब्लड शुगर। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। और अगर ग्लूकोज की जो है मात्रा बढ़ गई, अगर इसकी जो मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा? डायबिटीज रोग होगा। डायबिटीज रोग होगा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर। और इसका इलाज क्या है? तो वो है इंसुलिन। याद रखिएगा, इसका जो इलाज है वो है इंसुलिन। इंसुलिन इसका इलाज है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये कहां से निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो कहां से निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। और अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल, ये भी याद रख सकते हैं आप, बीटा कोशिका, वहां से जो है अग्नाशय ग्रंथि निकलती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। और अगर जो है बॉडी में, हमारे शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा है अगर वो बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा? तो वो होगा डायबिटीज रोग। और इसको किससे कंट्रोल किया जाता है डायबिटीज को? तो वो क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल, बीटा कोशिका से निकलता है। तो पहले ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और फिर उसके बाद से जो फ्रक्टोज है ये भी याद रखिएगा। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं हम? फलों की शर्करा मतलब फ्रूट शुगर, इसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। एंड जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? इसको मस्तिष्क की शर्करा मतलब ब्रेन शुगर, तो इसको मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। मस्तिष्क का शुगर, मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज को क्या कहते हैं? लैक का मतलब भी क्या होता है? दूध, दूध की शर्करा। तो लैक्टोज का क्या मतलब होता है? दूध की शर्करा, दूध की शर्करा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रक्टोज, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा कि फ्रक्टोज को क्या कहते हैं। तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज को किसके कहते हैं? किसकी शर्करा कहते हैं? तो मस्तिष्क की शर्करा, ब्रेन की शर्करा कहते हैं। और लैक्टोज को किसकी कहते हैं? दूध की शर्करा। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और जो ये शर्करा है, शर्करा का मतलब शुगर, तो जहां पे भी आपको शर्करा लिखा होगा तो उसके पीछे जो है OSE,
OSE आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहीं भी अगर शर्करा लिखा हुआ है तो उसके पीछे आपको OSE देखने को मिलेगा। और जो ये सुक्रोज है, सुक्रोज को क्या कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर। सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब जो चीनी हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं टेबल शुगर। और टेबल शुगर किसके अंदर आता है? सुक्रोज के अंदर। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा या फिर यूनिवर्सल शर्करा, अंगूर की शर्करा कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज जो है इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं और इसकी अगर मात्रा बढ़ गई तो डायबिटीज रोग होगा। और इसको रक्त की शर्करा, यूनिवर्सल शर्करा और अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। एंड बी, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर या फिर हनी शुगर कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। और गैलेक्टोज को भी मैंने बताया कि उसको मस्तिष्क की शर्करा और तंत्रिका शर्करा भी कहा जाता है। एंड डी, सुक्रोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। तो ये गलत है क्योंकि दूध की जो शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज। मैंने अभी आपको बताया उसको कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब दूध की शर्करा। तो यहां पर ये गलत है क्योंकि जो सुक्रोज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर जो चीनी हम यूज करते हैं, जो चीनी हम खाते हैं उसको बोलते हैं सुक्रोज। तो याद रखिएगा। तो इसका रॉन्ग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। जो बिहार पीसीएस होता है बीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पे ध्यान दीजिएगा कि हमें बताना है कि इसमें से जो चारों ऑप्शन है उसमें से जो गलत वाला है वो हमें बताना है। तो सही नहीं है तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। एंड बी, 92 जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। एंड डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो ये है, ये चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो संविधान की अनुसूची है, संविधान की अनुसूची नंबर 8 में जो है ये हमारी भाषा से संबंधित है। तो अगर पूछे कि भाषा जो है कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो वो संविधान जो है, संविधान की अनुसूची नंबर 8 वो जो है भाषा से संबंधित है। और मूल संविधान में, जो मूल संविधान है उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उसमें थी 14 भाषाएं। ये भी याद रखिएगा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन वो कौन सा था? पहला संविधान संशोधन 21वां। जो पहला संविधान संशोधन 21वां हुआ था उसके द्वारा जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन कौन सा था भाषा से संबंधित? वो था 21वां। और इसके द्वारा जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी भाषा जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद से जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था? कौन सी भाषा इसके द्वारा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये तीनों भाषाएं आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछता है कि जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो वो है 71वां। याद रखिएगा। उसके बाद से जो 92 जो 92 वाला जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो उसके द्वारा जोड़ी गई बोडो, डोंगरी,
डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ये इसके द्वारा जोड़ी गई। ये भी आप याद रखिएगा इन तीनों के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो संविधान की अनुसूची नंबर 8 है, अनुसूची नंबर 8 वो भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो वो थी 14 भाषाएं। और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। याद रखिएगा, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में जो है 8 भाषाएं थी। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था भाषा से संबंधित, वो था 21वां, और उससे कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद से जो 71 वाला संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषा जोड़ी गई। और जो 92वां जो संविधान संशोधन था, उसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये तीनों भाषाएं, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा। उसके बाद से जो संपत्ति का अधिकार है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या किया? मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, तो मौलिक अधिकार से इसको बाहर निकालकर किस में डाला गया है? इसको विधिक अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको जो है विधिक अधिकार मतलब लीगल राइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल राइट, विधिक अधिकार जो है इसको बना दिया गया। और जब ये मौलिक अधिकार में था तो कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31। और विधिक अधिकार में कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 300। याद रखिएगा, 300A। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर विधिक अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 31 में था एंड विधिक अधिकार लीगल राइट में आर्टिकल 300A में था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है, तो अब ऑप्शन जो है उसको करने में आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, 71 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जो है जोड़ी गई थी, तो ये सही है। एंड 92 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी, ये भी सही है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये भी सही है। एंड 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई, ये गलत है, क्योंकि सिंधी भाषा जो है पहले संविधान संशोधन जो 21वां था उसके द्वारा जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन में मैंने आपको बताया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकालकर लीगल राइट, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इसमें ये 3 सही और ये गलत है। तो ऑप्शन में देखते हैं ABC। देखिए, इसमें ABC ये वाला सही है और ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में सत्य कथन है, इसमें से जो है कौन सा राइट है? सत्य नहीं, असत्य होगा यहाँ पे, असत्य, इसको सही कर लीजिएगा, असत्य। हमको इसमें जो गलत वाला है वो बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में असत्य कथन है, इसमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो चलिए देखते हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग है। देखिए, सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये जो है फजल अली आयोग से संबंधित है। कौन सा कमीशन है? फजल अली आयोग, फजल अली आयोग से संबंधित है। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1953 में। 1953 में फजल अली कमीशन को बनाया गया और इसमें जो है 3 मेंबर थे। इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन से थे ये भी याद रखिएगा। एक थे पणिक्कर, दूसरे थे कुंजरू एंड फजल अली। और कौन से थे? फजल अली।
तो याद रखिएगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो फजल अली आयोग से संबंधित है। 1953 में इसको बनाया गया था। इसमें 3 मेंबर थे, पनिक्कर थे, कुंजरू थे और फजल अली जी थे। तो इसको क्यों बनाया गया था? आप सबको पता है कि इसको राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए बनाया गया। बट जो फजल अली जी हैं, इन्होंने क्या कहा था, ये भी ध्यान रखिए। फजल अली के द्वारा ये कहा गया था कि जो केवल इन्होंने ये बोला कि केवल भाषा के आधार पर जो राज्य है उसका गठन नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो है भाषा भी क्या होगी, राज्य के निर्माण में। इन्होंने बोला कि भाषा भी राज्य के निर्माण में एक उसका आधार होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो फजल अली जी ने कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, बल्कि भाषा भी राज्य के निर्माण में एक आधार होनी चाहिए। इन्होंने ये बोला। और इसी के बाद जो 7वां संविधान संशोधन आता है, 1950, कब आता है ये? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर आता है, जिसमें क्या बोला गया, जिसमें 14 राज्य, 14 स्टेट एंड 6 संघ शासित प्रदेश तैयार किए गए। 6 जो है वो संघ शासित प्रदेश तैयार किया गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कि भाषा जो है फजल अली आयोग के द्वारा कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, भाषा भी राज्य के निर्माण में एक आधार होनी चाहिए। उसके बाद जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर आता है, उसमें बोला गया कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश जो है वो तैयार किए गए। तो चलिए, ये सारी बातें आपने देख ली होंगी। अब हम इससे अपना जो है ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 1953 में, याद रखिएगा कि हमको इसमें क्या बताना है, जो गलत है। यहाँ पर जो है गलती से लिख गया सत्य, यहाँ पर आपको बताना है असत्य कथन, मतलब गलत वाला कौन सा है, असत्य कथन बताना है, गलत वाला कौन सा है। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला देखिए, वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, ये एकदम सही है। एंड बी, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनाया गया। देखिए, अगर यहाँ पर ये जो फजल अली आयोग है ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, बस ये लिखा होता कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनाया गया, तब ये सही होता। बट इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने ये बोला था कि भाषा के आधार पर जो है राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, और इसमें यही लिखा है। उन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था कि भाषा भी राज्य के निर्माण में एक आधार होनी चाहिए। तो देखिए, इसलिए गलत हो गया है, क्योंकि ये फजल अली आयोग ने नहीं बोला था। एंड सी, 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य एंड 6 संघ शासित प्रदेश थे, ये सही है। मैंने आपको बताया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। तो इसमें जो है बस कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे सही हैं। और पूछा भी था गलत वाला पूछा था, तो गलत बी है, बाकी ये जो दोनों ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो देखिए, सबसे पहले जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, और जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। धोलावीरा कहाँ पर है? तो आप सबको पता है कि ये है गुजरात में, और इसको कोटदा टिब्बा भी कहते हैं, इसको कोटदा टिब्बा ये भी इसको कहते हैं। और अभी हाल ही में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, और ये कौन सा है, 44वां, ये नवीनतम है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अभी जो है नवीनतम हेरिटेज साइट जिसे अभी
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है वो कौन सा है, तो वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसको क्या बोलते हैं, कोट द टिब्बा ये भी बोलते हैं। एंड जो ये लोथल है, लोथल भी कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता है कि ये भी गुजरात में है। और यहीं पर क्या है, समुद्री संग्रहालय, समुद्री संग्रहालय धोलावीरा भी गुजरात में है। चहुंदड़ो ये कहाँ पर है, ये मैं चहुंदड़ो जो है ये किस लिए फेमस है, मन के बनाने का कारखाना। यहाँ पर कौन सा है, मन के बनाने का कारखाना, ये चहुंदड़ो में है। और सुरकोटदा जो है ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर जो है घोड़े की अस्थियां मिली थी। सुरकोटदा में क्या मिली थी, घोड़े की अस्थियां जो हैं ये यहीं पर मिली थी सुरकोटदा में। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था, जो कि गुजरात में स्थित है। और इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज थे। तो देखिए सबसे पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, ये जो है रूस से लिया गया है, रसिया से। ये हम लोगों ने किससे लिया है, रसिया से लिया है, रूस से लिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए थे। और कौन सी समिति थी, तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इनके द्वारा लिया गया था। और इस संविधान संशोधन से जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी संविधान संशोधन से, इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10, याद रखिएगा 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए थे। तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं। याद रखिएगा जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो 10 जोड़े गए हैं वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा एक भी नहीं था। और जो 11 वाला है, 11वां जो संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, उसके द्वारा जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 इसे जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसे जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है, 10 भी मत कीजिएगा क्योंकि 11 है, 10 को पहले जोड़ा गया था और बाद में जो है 11वां जोड़ा गया था। और मूल संविधान में एक भी नहीं थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज को किससे लिया गया है, इसको लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने रूस से लिया है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार पूछा गया है हर एग्जाम में कि आपको इसको अच्छे से याद रखना है और ये आगे भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और इनकी एक फेमस पत्रिका भी है, कौन सी है वो, कॉमनवेल्थ जो है इनकी फेमस पत्रिका है, ये भी याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू जी हैं, ये भारत की कांग्रेस की क्या है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भारतीय थी। अगर ये पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। और ये पूछे कि भारतीय ना पूछे, बस ये पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू जी ने 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारत की ये क्या है, सरोजिनी नायडू जी हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू जी थी। और ये कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। और भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल वो भी सरोजिनी नायडू जी थी। और उत्तर प्रदेश में जो है सुचेता कृपलानी, ये भी नाम याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी, ये जो है पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है सुचेता
कृपलानी। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो जो ऋषभ देव हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ। और ये जो है पहले फर्स्ट तीर्थकर थे। पारसनाथ जो हैं ये कौन से नंबर के थे? ये 23वें नंबर के थे। और इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है, इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। और ये 23वें नंबर के थे। और जो महावीर स्वामी जी हैं ये जो है 24वें नंबर के थे। तो ये तीनों ही मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये तीनों याद रखेंगे तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ पहले तीर्थकर थे। पारसनाथ जो है 23वें थे और इनको सांपों का देवता कहा जाता है। और महावीर स्वामी जी को 24वें तीर्थकर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। ऋषभ देव को क्या कहते हैं? आदिनाथ। इनका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि जो ब्लैक पैगोडा है जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसको क्या कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर। इसको कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर। आप सबको पता है इसको कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था गंग वंश के, गंग वंश के। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है किस वंश के द्वारा? गंग वंश के द्वारा बनाया गया था, नरसिंह देव एक के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नरसिंह देव फर्स्ट, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा जो है ब्लैक पैगोडा जो कि उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर भी बोलते हैं इसको, उन नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया। और वंश कौन सा है? गंग वंश। तो ये राइट है और ये बातें भी आप याद रखिएगा। दूसरा है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसको कौन से वंश के द्वारा बनवाया गया है? तो इसको बनवाया गया है राष्ट्रकूट वंश। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कृष्ण, जो कृष्ण फर्स्ट हैं, ये नाम याद रखिएगा, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है कैलाश मंदिर इसे बनवाया गया। तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और इसी एलोरा का कैलाश मंदिर बोलते हैं। ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया। और किसने इसे बनवाया? तो कृष्ण फर्स्ट के द्वारा इसे बनवाया गया। ये भी सही है। एंड नेक्स्ट जो सबरीमाला मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये गलत है क्योंकि सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। तो यहाँ पर ये गलत है। और जो डी है खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा। ये जो खजुराहो मंदिर है इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और ये कौन सी शैली में बनी हुई है? तो ये बनी हुई है पंचायतन शैली। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो वो है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया, मध्य प्रदेश में स्थित है और पंचायतन शैली में ये बना हुआ है। और यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है, खजुराहो मंदिर का जो सबसे फेमस मंदिर है वो कौन सा है? वो है महादेव कंदरिया मंदिर। ये भी याद रखिएगा, महादेव कंदरिया का जो मंदिर है वो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। खजुराहो मंदिर का है, चंदेल शासकों ने बनवाया है, पंचायतन शैली में बना हुआ है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अब जो ये विरूपाक्ष मंदिर है, जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। और अभी कर्नाटक का करंट का क्वेश्चन है कि नवीनतम जो जिला बना है 25वां, वो कौन सा है? वो विजयनगर है। और ये विजयनगर की राजधानी है हम्पी। तो विजयनगर भी आप याद रखिएगा। और कार्ले चैत्य मंदिर ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसमें गलत कौन सा है? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर जो है कर्नाटक में नहीं केरल में है। याद रखिएगा, ये केरल में है, बाकी सारे इसमें सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिवेद में कौन सा जो है शामिल नहीं है? कौन सा यहाँ पर वेद होगा? यहाँ पे गलत हो गया ये, कौन सा वेद?
त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो इसमें जो है ऋग्वेद शामिल है, सामवेद भी शामिल है, यजुर्वेद भी शामिल है। अथर्ववेद जो है ये त्रिवेद में शामिल नहीं है, और अथर्ववेद को जादू टोना ये भी कहा जाता है, इसको जादू टोना। तो अथर्ववेद जो है ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ये इसका जो है गलत वाला ही इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं। आप एक चीज याद रखिएगा कि जो नहीं, जहां पे भी नहीं लिखा हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि है जो हमेशा पॉजिटिव राइट वाला पूछा है, तो उस चक्कर में हम पहला ऑप्शन देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ यही होगा और हम उसको टिक कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर बाद में हम देखते हैं कि इसमें तो नहीं पूछा था। तो रॉन्ग वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको हमेशा आप ध्यान से कीजिएगा, उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें नहीं वाला पूछा है, तो नहीं कौन सा है? वो अथर्ववेद, ये इसका राइट आंसर होगा। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मंदिर का जो निर्माण है वो पंचायतन शैली में हुआ है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखिए ऑप्शन से आपको आ रहे होंगे अब इसमें से आंसर। खजुराहो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो जो खजुराहो मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई के जो वैग्या नदी है, ये भी याद रखिएगा, मदुरई के वैग्या नदी में तमिलनाडु, ये स्थित कहां पर है? तमिलनाडु। जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में वैग्या नदी के किनारे तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और कामाख्या मंदिर जो है ये कहां पर है? ये है असम में। कामाख्या मंदिर जो है असम में है, और यहां पर एक मेला लगता है, फेमस मेला, वो कौन सा है? वो है अंबुबाची का मेला, ये भी याद रखिएगा, अंबुबाची का मेला। ये कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर में। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये है असम में, याद रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर जो है क्वेश्चन में पूछा था अभी पिछले जो 2018 का जो एग्जाम हुआ था सुपर टेट का, या फिर 17 वाले में, उसमें पूछा था कि दिलवाड़ा मंदिर जो है किससे संबंधित है। ये यूपी टेट में भी कई बार पूछा है, जो एसएसटी वाला पेपर होता है। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन मंदिर, किससे संबंधित है? जैन से। दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन मंदिर से संबंधित है, और ये कहां पर स्थित है? सिरोही माउंट आबू में ये स्थित है। और ये कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे क्वेश्चन जो है मैं ये जो सीरीज लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।